वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 6 की हमारी ये बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इसका पार्ट 2, इसके चैप्टर नंबर 1 पे हम पहुंचे हुए हैं। ऑन इक्वालिटी यानी समानता के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। आज हम इसके लेक्चर नंबर 8 पे पहुंचे हुए। 7 लेक्चर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले, जैसा हम हमेशा करते आए हैं, आपको ये बुक ओपन करनी है, इसके साथ साथ एक कॉपी पेन पेंसिल अपने साथ रखना ताकि जहां जरूरत हो वहां चीज़ों को आप लिख सकें। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पर खत्म हो जाए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेके आ सकें आपके सामने। तो कोशिश करेंगे इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो समझने की हैं वो हम समझ चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको जल्दी करते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, फिर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा, असमानता के बारे में पढ़ा और वो असमानता कैसे कैसे हो सकती है वो भी हमने समझा। जाति के आधार पर, गरीबी के आधार पर, फिर उसके बाद धर्म के आधार पर, कोई मेल है फीमेल है इस आधार पर भी हो सकती है। और इस असमानता से होता क्या है, अगर किसी के साथ असमान व्यवहार किया जाए तो क्या होगा। तो उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, उसके गौरव को, उसकी गरिमा को, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो इसको ना ठेस पहुंचे, डिग्निटी को बचाने के लिए, लोगों को समान करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो हमारा संविधान में सभी को बराबर माना गया है और सरकार इसको लागू करने के लिए कि सभी लोग बराबर हैं, इस बात को लागू करने के लिए अलग अलग कानून लाती है, लोगों के ऊपर रोक लगाती है कि किसी को भी असमान नहीं मानना है, तो सबको बराबर माना गया है। और उसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, जिसमें से एक योजना हमने पढ़ी जिसका नाम था मिड डे मील स्कीम। और वो मिड डे मील स्कीम से कैसे इक्वालिटी को बनाया गया है, कैसे इन इक्वालिटी को खत्म किया जा रहा है, असमानता को खत्म किया जा रहा है, वो चीज हमने समझने की कोशिश की। अब सवाल है कि सरकार इतनी कोशिशें कर रही है, अलग अलग कानून हैं, सरकार अलग अलग योजनाएं ला रही हैं, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ असमान व्यवहार क्यों करते हैं। आज भी हमारे समाज में असमानता क्यों बनी हुई है। तो इसका जवाब लास्ट लाइन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उसमें था। क्या था? क्योंकि लोग आज भी ये मानने से इनकार करते हैं कि हम सबके बराबर हैं। कई लोग खुद को बाकियों से ऊपर मानते हैं, कई लोग खुद को बाकियों से ऊपर मानते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं वो दूसरों के साथ असमान व्यवहार करते हैं। लेकिन वो दूसरों से ऊपर मानते हैं, इतने सारे कानून हैं कि सब बराबर हैं, वो उस कानून को मानते क्यों नहीं है, वो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं करते। उन्हें पता है कि कानून है लेकिन फिर भी वो खुद को ऊपर क्यों मानते हैं, दूसरों के साथ असमान व्यवहार क्यों करते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि वन ऑफ द मेन रीजंस, कि एक मुख्य कारण फॉर दिस, इसके लिए, किसके लिए, कि लोग अपने आप को इक्वल नहीं मानते। इसका मुख्य कारण क्या है? इज दैट द एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स का मतलब होता है रवैया, कि उनका जो रवैया है चेंज वेरी स्लोली। किसी का भी रवैया जो बदलता है वो बहुत धीरे धीरे बदलता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आज कानून लेके आई कि सब बराबर है तो सब आज ही के दिन से सबको बराबर मानने लग जाएंगे। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया धीरे धीरे चेंज होता है। तो इसीलिए इंसान का रवैया भी धीरे धीरे चेंज होता है। जो आज अपने आप को इक्वल नहीं मानता है वो धीरे धीरे मानेगा, जब उस तरह की चीजें सीखेगा तभी वो मानेगा। तो इसीलिए जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा रवैया है, जो हमारा बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज होता है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर, अवेयर मतलब जानकार भी हो सकता है, जागरूक भी हो सकता है, कि इवन दो पर्सन्स आर अवेयर, कि जबकि लोगों को पता है, लोग जागरूक हैं, लोग जानकार हैं, इस बात को जानते हैं दैट डिस्क्रिमिनेशन, कि जो भेदभाव है इज अगेंस्ट द लॉ, वो लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। लोग जानते हैं इस बात को कि भेदभाव कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि उनका रवैया धीरे धीरे बदलता है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली। उनको पता है कि भेदभाव कानून के खिलाफ है, फिर भी वो लगातार व्यवहार करते हैं लोगों के साथ असमानता का। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट,
उनके कास्ट के हिसाब से। लोगों को पता है कि भेदभाव नहीं करना है, ये कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। उनकी जाति के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है, उनके धर्म के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है, उनकी डिसेबिलिटी के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है। डिसेबिलिटी असमर्थता भी कह सकते हैं या अपंगता भी कह सकते हैं। जो डिसेबल होते हैं, जो अपंग होते हैं, जो असमर्थ होते हैं, तो उनसे उस आधार पर भी भेदभाव करते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भी भेदभाव करते हैं, अमीर और गरीब के आधार पर। एंड बिकॉज दे आर वुमेन, और इसलिए भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है कि वो महिलाएं। तो भेदभाव करने के बहुत तरीके हैं। सबको पता है भेदभाव नहीं करना कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव, और ये कब खत्म होगा कि ओनली सिर्फ तब जब लोग ये शुरू कर देंगे विश्वास करना, ये मानना। बिलीव करना मतलब मानना, विश्वास करना। जब लोग ये विश्वास करना शुरू कर देंगे कि दैट नो वन इज इंफीरियर। इंफीरियर का क्या मतलब होता है? इंफीरियर का मतलब होता है निम्न, नीच, छोटा। इंफीरियर होता है छोटा। कि जब लोग ये मानने लग जाएंगे कि कोई भी छोटा नहीं है, जब लोग ये मानना शुरू कर देंगे कि कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी निम्न नहीं है, कोई भी नीच नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स, और हर एक व्यक्ति का हक है, हर एक व्यक्ति हकदार है टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, कि उसके साथ व्यवहार किया जाए उसकी गरिमा के साथ, उसके सम्मान के साथ। जब लोग ये मानने लग जाएंगे कि कोई भी छोटा नहीं है और हर व्यक्ति हकदार है एक सम्मान का, उसे एक सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाए, दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। और तभी वो जो हमारा जो प्रेजेंट एटीट्यूड है, जो आज का रवैया है, वो बदल सकता है। कब बदल सकता है? हमारा रवैया कब बदलेगा? हम किसी के साथ असमान व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को उनके बराबर नहीं मानते, अपने आप को उनसे बड़ा मानते हैं। ये रवैया बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि सब बराबर हैं, कोई भी छोटा नहीं है। और दूसरी चीज कि जो भी इंसान है उसका हक है कि उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। और ये तभी जब हम ये मानने लग जाएंगे, हमारे दिमाग में ये चीज आएंगी, तभी क्या होगा? तभी हमारा जो रवैया है, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर वो बदलेगा, वो चेंज होगा। एस्टेब्लिशिंग, एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। एस्टेब्लिश क्या होता है? स्थापित करना। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी, की समानता को स्थापित करना इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक देश में, इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। ये लगातार चलने वाला संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि आज इक्वालिटी होगी तो कल भी रहेगी। इक्वालिटी को बनाए रखना, समानता को स्थापित करना एक लोकतांत्रिक देश में, ये लगातार चलने वाला संघर्ष है, कि ये लगातार चलता रहेगा। एंड वन इन विच, और ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें इंडिविजुअल्स, हर एक व्यक्ति, एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज, और उसके साथ साथ जो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग समाज हैं, इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, जिसमें अपना योगदान देते हैं। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान, मैंने क्या लिख दिया? योगदान। ठीक है। तो समानता स्थापित करना ये नहीं कि एक बार हो गया तो वो रहेगा, समानता को स्थापित करके उसे बनाए रखना, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। और ये संघर्ष चलता रहता है, जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता है, हर समाज अपना योगदान देता है, और उन्हें अपना योगदान देना है। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, और इसके बारे में हम इस बुक में और ज्यादा पढ़ेंगे आगे, इस बुक में और भी ज्यादा पढ़ेंगे। अब कुछ सवाल हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हम किसी के साथ असमान व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उससे बड़ा मानते हैं, उससे अच्छा मानते हैं, तभी करते हैं। जब हमें समझ में आएगा कि सब बराबर हैं और सबके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसे भी सम्मान का हक है, तब हम अपने आप समान व्यवहार करने लग जाएंगे। और ये जो समानता है,
ये ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो चलता रहेगा, इसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, लगातार इसको बनाए रखना पड़ता है अलग अलग समाजों में। अब ये कुछ सवाल हैं, व्हाट इज मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देता हूं, ठीक है। आप इसको 2-3 बार देखना और लिखने की कोशिश करना। मिड डे मील प्रोग्राम क्या है बताओ जल्दी। जहां पर स्कूलों में उनके ब्रेक के टाइम पे उन्हें कुक्ड लंच दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कुक्ड लंच दिया जाता है ब्रेक के टाइम पे, ठीक है। बस ये हमारा मिड डे मील प्रोग्राम है। कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्राम? क्या आप 3 फायदे बता सकते हो प्रोग्राम के? जल्दी बताओ। सबसे पहले लोगों का एनरोलमेंट, जो पुअर बच्चे हैं वो दाखिला लेने लग गए, एनरोल होने लग गए, एनरोलमेंट बढ़ा है, ठीक है। इंक्रीज्ड एनरोलमेंट, इंक्रीज्ड। दूसरा बताओ जल्दी। अटेंडेंस इंप्रूव्ड, लोग जो है उपस्थित रहने लग गए हैं, अटेंडेंस इंप्रूव हुई, अटेंडेंस में सुधार आया है। और तीसरा इक्वालिटी या फिर कास्ट प्रेजुडिस खत्म हुए हैं, इक्वालिटी बढ़ी है, ठीक है। मैं इक्वालिटी कर देता हूं, कास्ट प्रेजुडिस आपको याद ना रहे, इक्वालिटी आई है, ठीक है। ये 3 फायदे हुए, और भी बहुत सारे फायदे हमने देखे थे, मैंने तो 3 ही लिखे। कास्ट प्रेजुडिस खत्म हुए, है ना। गरीब बच्चे जो ध्यान नहीं लगा पाते थे वो ध्यान लगाना शुरू कर दिया पढ़ाई में। समानता के अवसर बढ़े हैं, एजुकेशन में, शिक्षा में समान अवसर हमने लोगों को दिए हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प टू प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी? कि ये एक समानता बढ़ाने के लिए कैसे ये मदद करेगा? कैसे करेगा? जब लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है। क्या लिखोगे? लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन सिट टुगेदर टू ईट मील, कि वो एक साथ बैठते हैं, और वही लोग फिर दलित वुमेन के द्वारा पकाया हुआ खाना भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में विचार जाएगा कि हम सब एक हैं, और इसीलिए इक्वालिटी फिर बनेगी, ठीक है। ये चीज मैंने बताई, ये चीज आपको लिखने की कोशिश करनी है। अगला है फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया। आपके एरिया में कोई भी एक सरकारी स्कीम आपको पता लगानी है। व्हाट डज दिस स्कीम डू? वो स्कीम करती क्या है? होम इज द स्कीम सेटअप टू बेनिफिट, और वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए दी गई है? तो कोई भी एक स्कीम बता दीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान, जहां पर सभी की पढ़ाई के लिए और ज्यादातर गरीब बच्चों को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में दाखिले ले सकें, तो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए। या फिर हम कहें कि हर घर जल वाला प्रोग्राम जो चल रहा है, हर घर जल, जहां पर जिन घरों में पानी नहीं पहुंच पाता है उन घरों तक पाइपलाइन बिछाने के एक प्रोग्राम ये शुरू किया गया। तो किन घरों को फायदा पहुंचाने के लिए? जहां पानी नहीं है वहां के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक स्कीम आपको अपने पापा से या किसी से भी पड़ोसियों से पूछ के यहां पर लिखनी है, ठीक है। चलो, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इनके कुछ विचार यहां पर लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ता हूं इनको, ठीक है। इनकी वो करना। इट इज डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल होता है बेसिकली अपमानजनक, ठीक है। इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अपने आत्म सम्मान की कीमत पे जिंदा रहना वो बड़ा अपमानजनक है। अगर आत्मसम्मान नहीं तो बड़ा अपमान रहता है, तो इसीलिए आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पे जिंदा रहना वो बड़ा हम कहें अपमानजनक होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, वो हमारे जीवन का सबसे मुख्य, अगर हम कहें हम कहेंगे कि एक विचार है आत्मसम्मान, कि आत्मसम्मान नहीं तो कुछ नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जीवन का। विदाउट इट, और इसके बिना, मैन इज साइफर, मैन शून्य है, जीरो है। बिना आत्मसम्मान के कोई भी आदमी जीरो है, शून्य है, नगण्य है, ठीक है। यहां पर साइफर का मतलब जीरो, शून्य। टू लिव वर्दली विद सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक इज्जत के साथ जीने के लिए, आत्मसम्मान के साथ, आत्मसम्मान के मूल्यों के साथ जीने के लिए, वर्थ होता है मूल्य। वन हैज
टू ओवरकम डिफिकल्टीज। ओवरकम मतलब पार पाना। किसी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों से पार पानी पड़ती है। अगर आपको आत्मसम्मान के साथ जीना है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन मुश्किलों से जीतना पड़ता है। इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन डिराइव स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। कि ये जो हमारी जो हम कहें कि एक जो हमारी मुश्किल और ना बंद होने वाली स्ट्रगल, मुश्किल और ना खत्म होने वाला जो संघर्ष हमारा जो चलता है, ठीक है, ये हमें क्या देता है? इससे हमें मजबूती मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मिलता है और हमें पहचान मिलती है। जो हमारा लगातार चलने वाला संघर्ष है, ना खत्म होने वाला संघर्ष है, वही हमें मजबूती देता है, आत्मविश्वास देता है और पहचान देता है, और इसी से हमें आत्मसम्मान मिलता है। मैन इज मॉर्टल। मैन तो नश्वर है, मॉर्टल होता है नश्वर, जिसका जो खत्म हो जाता है। इमॉर्टल क्या होता है? अमर। यहां पे इमॉर्टल लिख दूं तो अमर। तो मैन क्या है? मॉर्टल है, मैन नश्वर है, आदमी खत्म होता रहता है। एवरीवन हैज टू डाई सम डे और अदर, और सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियाज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन एक खुद को, जो व्यक्ति है, उसे संकल्प लेना चाहिए। एक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि खुद की लाइफ को वो इस तरीके से जिए जिससे उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मविश्वास है, उसमें समृद्धि आए, एनरिच करे, आत्मविश्वास को समृद्ध करे, एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन्स लाइफ, और खुद के मानवीय जीवन को और बेहतर बनाए। इस तरीके से जीवन जीना चाहिए। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन। कि एक साहसी मनुष्य के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता देन टू लिव लाइफ डिवाइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। किससे ज्यादा अपमानजनक नहीं हो सकता कि एक लाइफ, एक जीवन बिना आत्मसम्मान के, एक बिना आत्मसम्मान के जीवन से ज्यादा अपमानजनक एक साहसी मनुष्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये विचार हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के। ठीक है, ये इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताया। इसीलिए इक्वालिटी जरूरी है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं होती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही हम कहें कि बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के, बिना आत्मसम्मान के आदमी जीरो हो जाता है। इसीलिए इक्वालिटी नहीं होती है तो डिग्निटी पे हानि पहुंचती है, और डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, इसीलिए इक्वालिटी जरूरी है, समानता जरूरी है। अब हमने भारत की समानता के बारे में देखा कि भारत में तो बहुत सारी असमान चीजें हैं। क्या बाकी देशों में भी है? वो हम अब पढ़ेंगे। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, कि जो दूसरे लोकतंत्र हैं, दूसरे लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें जो समानता का मुद्दा है वो किस तरीके से है। क्या वहां सब समान है, या भारत की तरह वहां पे भी असमानता है? पढ़ने की कोशिश करते हैं। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग, कि आप शायद सोच रहे होगे, वंडर का मतलब होता है सोचना, कि आप शायद सोच रहे होगे वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या इंडिया सिर्फ एक ऐसा, क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें इन विच देयर इज इनइक्वालिटी, जिसमें असमानता है? आप भी सोच रहे होगे कि भारत में इतनी असमानता कैसे है? क्या सिर्फ भारत ही ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें इतनी सारी असमानताएं हैं, या और कोई भी ऐसा देश है? Where the struggle for equality continues to exist, जहां पर समानता के लिए जो संघर्ष है वो आज भी जारी है। क्या भारत ही ऐसा देश है जहां पर यह असमानता है, या असमानता के लिए जो संघर्ष है वो आज भी जारी है? क्या और कोई ऐसा देश नहीं है? द ट्रूथ इज दैट, और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कि बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में अराउंड द वर्ल्ड, इस विश्व के चारों तरफ बहुत सारे देशों में, द इशू ऑफ इक्वालिटी, ये जो समानता का जो मुद्दा है, कंटिन्यूज टू बी द की इशू। वहां पर भी एक मुख्य मुद्दा है, समानता वहां पर भी एक मुख्य मुद्दा है, अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, जिसके चारों तरफ, जिसके इर्द गिर्द समुदाय आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो भारत अकेला ऐसा देश नहीं है, ऐसी बहुत सारी लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर यह समानता का मुद्दा,
आज भी जिससे संघर्ष किया जा रहा है। बहुत सारे समाज आज भी समानता के लिए, इस इक्वालिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सिर्फ इंडिया ऐसा देश नहीं है, इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं। एक देश का हम एग्जांपल यहां पर पढ़ेंगे, यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। सो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन अमेरिका, अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन, ये अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? वहां रहने वाले अमेरिका में कुछ अफ्रीकन अमेरिकन किसे कहते हैं हम कहते हैं उन्हें हुज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कौन होते हैं? पूर्वज, पूर्वज, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, कि जिनके पूर्वजों को वर द स्लेव्स, वो गुलाम थे। वहां पे होता क्या था पुराने टाइम पे, गुलाम वाली जो प्रथा है, गुलाम लेके आए जाते थे अफ्रीका से लोगों को भर भर के जहाजों में भेजा जाता था, गुलाम बना के। वहां उन्हें खरीदा जाता था कि ये मेरा गुलाम है, उसको वहां जाके अमेरिका में बेचते थे, ये लो हम गुलाम बेचने हैं। जैसे हम आजकल दुकानों पे चीजें बिकती हुई देखते हैं, वैसे ही पुराने टाइम पे गुलाम बिकते थे, उनको खरीदा जाता था। तो इस तरह के अफ्रीकन जो अमेरिका पहुंच गए, वहां गुलाम बन गए और धीरे धीरे वहां के नागरिक बन गए, वो क्या कहलाए? अफ्रीकन अमेरिकन। क्या कहेंगे अब उसे? अफ्रीकन अमेरिकन, क्योंकि अफ्रीकन थे शुरुआत से, बाद में अमेरिकन बन गए, तो उन्हें हम बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये वो लोग थे जिनके पूर्वज गुलाम थे, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स, वो आज भी अपने लाइफ को कैसे बताते हैं? डिस्क्राइब होता है वर्णन करना। अपने जीवन का वर्णन कैसे करते हैं? एज लार्जली अनइक्वल, कि ज्यादातर असमान है। ये अफ्रीकन अमेरिकन जिनको गुलाम बना के लाया गया था, तो उस टाइम पे तो असमानता थी, लेकिन बाद में वो भारत के नागरिक, वो भारत बोल रहा हूं, बाद में वो अमेरिका के नागरिक बन गए। अब जो गोरे हैं वो भी नागरिक हैं, ये अफ्रीकन अमेरिकन ये भी नागरिक हैं, लेकिन आज भी इनके जीवन में बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलती है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट, और ये इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद, इस फैक्ट के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि दैट देयर वाज अ मूवमेंट, कि वहां पर एक आंदोलन हुआ था इन लेट 1950s, 1950 के दशक के आखिर में वहां एक आंदोलन हुआ था अमेरिका में, टू पुश फॉर इक्वल राइट्स, जहां पर समान अधिकार के लिए दबाव डाला गया था फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, कि अफ्रीकन अमेरिकन को भी समान अधिकार मिले। हर जगह पे अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। तो 1950 के आखिर में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, वो भी अपने अधिकार के लिए उन्होंने आंदोलन किया, और 1950 के दशक में जो उन्होंने आंदोलन किया था, उन्हें समान अधिकार मिले। समान अधिकार मिलने के बावजूद भी आज भी बहुत असमान व्यवहार वहां पर देखा जाता है अफ्रीकन अमेरिकन के साथ। जैसे भारत में हमने बोला कि सरकार बहुत सारे कानून लेके आई असमानता को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी असमानताएं हैं। ऐसे ही वहां पे भी उस समान अधिकार दिए गए, हमने अफ्रीकन अमेरिकन को अमेरिका में समान अधिकार दिए गए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी असमानता वहां पर देखी जाती है इनके खिलाफ, अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ। यानी काले गोरों में जो फर्क है आज भी वहां पर किया जाता है। काले लोगों को असमान मानते हो, छोटा मानते हैं। प्रायर टू दिस, इससे पहले ये जो आंदोलन हुआ था, इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली। इस आंदोलन से पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके साथ बहुत ज्यादा असमानता का व्यवहार किया जाता था, बहुत ज्यादा असमानता का। नौकर की तरह समझा जाता था, स्लेव थे, गुलाम थे, वैसे उन्हें समझा जाता था। लेकिन इस आंदोलन से पहले जब वो नागरिक बन गए थे, फिर भी उनके साथ बहुत ज्यादा असमानता का व्यवहार किया जाता था इन यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ, और कानून के द्वारा भी उन्हें समानता मना की गई थी, नहीं दी जाती थी। नागरिक हैं, फिर भी कानून में भी समानता नहीं थी उनके लिए।
कानून के द्वारा भी समानता को मना किया गया था कि उन्हें समान नहीं समझा जाएगा। क्या किया जाता था, उनके साथ ऐसे बहुत सारे कानून थे, कई जगह पे बोले यहां पे काले लोग अलाउड नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम यहां पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, जब बस से उन्हें जाना होता था, बस से उन्हें यात्रा करनी होती थी, अफ्रीकन अमेरिकन को, दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक, या तो उन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था ऑफ द बस, बस में पीछे वाली सीटों पे, और गेट अप, या फिर खड़े हो जाना पड़ता था फ्रॉम देयर सीट, अपनी सीट से, वेन एवर ए वाइट पर्सन विश टू सिट, जब भी कोई गोरा आदमी आके बोलेगा कि मुझे यहां बैठना है, चाहे पूरी बस खाली है, अकेला वो बैठा हुआ है, गोरे आदमी ने आके बोल दिया कि मुझे यहां बैठना है, तो उसे खड़े होकर उसे सीट देनी पड़ेगी। कितना समान व्यवहार है, काले गोरों में कितना फर्क है। ऐसा व्यवहार वहां पर होता था और कानूनन ये वहां पर होता था, कानूनी रूप से ऐसा होता था कि जो भी काले लोग हैं उन्हें सीट देनी पड़ेगी जब भी कोई गोरा आदमी आके उनसे सीट मांगेगा, या फिर उन्हें बस में सबसे पीछे बैठना पड़ेगा। इस तरह के कानून थे। तो कानून के हिसाब से भी वहां पर असमानता थी, और वैसे भी आज भी असमानता है जब कानून में सब समान हो गए हैं। अब उसी की कहानी, वो जो आंदोलन हुआ कैसे, जब ऐसा कानून था तो रोजा पार्क 1913 से 2005 की इसकी वो है, ये एक फोटो यहां पर आपके सामने दिया होगा, यहां पर रोजा पार्क बैठी हुई है। ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमन है जिसने पूरी अमेरिकन हिस्ट्री को बदल दिया। क्या बदला देखते हैं। ये रोजा पार्क है। तो ये जो रोजा पार्क थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी रोजा पार्क, और बस में जा रही थी, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, कि पूरा दिन काम करके थकी हुई, टायर मतलब थका हुआ, टायर मतलब थका हुआ, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, टायर थका हुआ या फिर थकान, कि पूरे दिन का काम करके जो थकी हुई थी, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, उसने मना कर दिया अपनी सीट देने से, ऑन अ बस टू ए व्हाइट मैन, एक व्हाइट मैन को, एक गोरे आदमी को। पूरा दिन थक के आई है, सीट पे आके बैठी है, गोरे आदमी ने आके बोला चलो उठो, अब मैं आ गया हूं, मैं बैठूंगा, क्योंकि कानून था। लेकिन रोजा पार्क ने मना कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं उठूंगी, यह असमानता का व्यवहार मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा, मैं नहीं उठने वाली सीट से। कब? ऑन 1 दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1955 को, हर रिफ्यूजल, और उसने जो मना किया, उसका जो इनकार था, दैट डे, उस दिन शुरुआत हुई, स्टार्टेड, क्या शुरुआत हुई? अ ह्यूज एजिटेशन, एक बहुत बड़ा आंदोलन। एजिटेशन क्या होता है? इसको एजिटेशन, ठीक है, एजिटेशन होता है आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन उसने मना किया। सब काले लोगों ने अपनी डिग्निटी पे इस बात को ले ली, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सब लोग खड़े हो गए। उसने जैसे ही मना किया, सभी लोगों में ऐसी हिम्मत आई और एक बहुत बड़ा आंदोलन उस दिन शुरुआत हुआ अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, उन सब असमान व्यवहारों के खिलाफ, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड, जिस हिसाब से अफ्रीकन अमेरिकन के साथ व्यवहार किया जाता था। जिन जिन चीजों में असमान व्यवहार अफ्रीकन अमेरिकन के साथ किया जाता था, उन सब के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, एंड विच केम टू बी नोन एज, और जिसको आज के टाइम किस नाम से जाना जाता है? सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, इस आंदोलन को जो शुरू हुआ था। और इस आंदोलन की वजह से एक नया कानून अमेरिका को लाना पड़ा, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। तो 1964 में वो एक नया कानून लेके आए जिसने प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक लगाना, जिसने रोक लगा दी भेदभाव पे, डिस्क्रिमिनेशन पे। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, किसी भी नस्ल का कोई आदमी हो, रिलीजन, किसी भी धर्म का कोई आदमी हो, एंड नेशनल ओरिजिन, किसी भी
राष्ट्रीय मूल का आदमी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो चाहे अमेरिकन हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनके भेदभाव पे रोक लगा दी। तो ये आंदोलन के बाद रोक लगी, जिससे उनके खिलाफ भेदभाव होना कानूनन रूप से बंद हुआ। लेकिन फिर भी आज भी क्या जाता है, इट ऑल्सो स्टेटेड दैट, और इसने ये भी कहा कि सभी स्कूल्स, ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, कि जितने भी स्कूल अमेरिका में हैं वहां सभी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे भी जा सकते हैं। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल, और ये भी कहा कि अब उन्हें जरूरत नहीं है अटेंड करने की अलग से स्कूल, जो विशेष तौर पर स्पेशली सेटअप फॉर देम, जो विशेष तौर पर उनके लिए बनाए हैं। यानी यहां पे भेदभाव था। बच्चों के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए अलग ही स्कूल थे, अंग्रेजों के साथ नहीं पढ़ने देते थे। लेकिन इस आंदोलन के खिलाफ यह भी उनको बोल दिया गया, ठीक है सभी बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं। अब उन्हें जरूरत नहीं है कि अलग से स्कूल बनाए हैं सिर्फ वहीं पढ़ेंगे, अब वो गोरों के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं उन स्कूलों में भी। ये भी यहां पर बोला गया। हाउएवर, लेकिन डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, जो ज्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन आदमी हैं, कंटिन्यूज टू अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, वो आज भी उस देश में सबसे गरीबों में से एक है। कहीं ना कहीं समान अवसर आज भी नहीं मिलते। तो आज भी जो अफ्रीकन अमेरिकन है, आज भी वहां पर सबसे गरीबों में से एक है, ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये हमें यहां पर पता लगा कि कैसे एक ने मना किया और कैसे आंदोलन हुआ, कैसे सबको कानूनी रूप से सेम किया गया, लेकिन फिर भी असमानता आज भी है। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, कि ज्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन है, कैन ओनली अफोर्ड, अफोर्ड क्या होता है, खर्चा सहन कर पाना, खर्चा सहन कर पाना। इसको हम हैसियत से भी जोड़ते हैं कि ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन आज भी उनकी जो हैसियत है वो क्या है, टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स, कि वो सरकारी स्कूल ही जा सकते हैं, दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज, जहां पर बहुत कम सुविधाएं हैं, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, जहां पर कम पढ़े लिखे कम योग्यता वाले टीचर हैं, अध्यापक हैं, एज कंपेयर टू, जिसकी तुलना में व्हाइट स्टूडेंट, अगर हम गोरे बच्चों को देखें, टू हु ईदर गो टू प्राइवेट स्कूल, जो या तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गोरे बच्चे आज भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गरीब अफ्रीकन अमेरिकन गरीब हैं, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, तो जहां वो भेजते हैं वहां सुविधाएं कम है, सबके लिए स्कूल खुल गए, लेकिन जहां वो भेज पाएंगे आज भी वहां सुविधाएं कम हैं, वहां कम योग्यता वाले टीचर हैं। जबकि जो गोरे लोग हैं वो कहां, वो या तो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, या फिर वो ऐसी जगहों पे रहते हैं, लिव इन एरियाज वेयर गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, या फिर वो गोरे लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बराबर ही है, उनकी जो रेटिंग है, उनका मूल्यांकन प्राइवेट स्कूल के बराबर ही है। तो देखो आज भी कैसे भेदभाव हो रहा है। गरीब हैं, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे स्कूलों में अच्छी सुविधाएं नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है। गोरे लोग बेशक से गरीब हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं तो ऐसी जगह जाते हैं जहां पर सब अच्छी सुविधाएं हैं, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसे गवर्नमेंट स्कूल है वो। तो ये देखो कानून से सब बंद है, लेकिन फिर भी अमेरिका में आज भी भेदभाव है कि नहीं, अनइक्वल ट्रीटमेंट है कि नहीं, असमानता है या नहीं है। तो भारत जैसे ऐसे बहुत सारे देश हैं, वहां पर यह आंदोलन भी हुआ था। तो ये रोजा पार्क हमने देखा भी था यहाँ पे। अब ये हमारा दिया हुआ है आर्टिकल 15 हमारे संविधान में, ये हमने पढ़ा था हमारे संविधान में इक्वालिटी कहां है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में कुछ बातें लिखी हुई हैं। हमारे संविधान में कई सारे आर्टिकल हैं, कई सारी बातें लिखी हैं, उनको आर्टिकल के रूप में लिखते हैं। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 15 हमारे संविधान का, उसका एक अंश यहां पर है, एक्सेप्ट है। क्या लिखा हुआ है एक बार समझे, मैं इसको हिंदी में समझाता हूं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, कि क्या क्या लिखा हुआ है, कि जो भी भेदभाव होता है उसके ऊपर रोक लगाई गई है। किस आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि कोई मेल फीमेल है कोई भेदभाव नहीं होगा, कहां जन्म हुआ है कोई भेदभाव नहीं होगा, किस जाति का है कोई भेदभाव नहीं होगा, किस धर्म का है कोई भेदभाव नहीं, किस रेस से है कोई भेदभाव नहीं।
इन आधार पे कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, यानी सबको इक्वल समझा जाएगा। सभी जाति इक्वल हैं, सभी रिलीजन इक्वल हैं, सभी कास्ट इक्वल हैं, सभी सेक्स इक्वल हैं, सभी प्लेस ऑफ बर्थ इक्वल है, सब बराबर है। यहां पर इसी को बोला है कि स्टेट की जो राज्य है, जो हमारा सरकार है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किस आधार पे? इन सभी आधारों पे कोई भेदभाव नहीं करेगी। उसके साथ साथ किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर वो किसी दुकानों पे जाते हैं, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, या फिर कोई सार्वजनिक जगह पे जाएंगे तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के। सभी बराबर हैं, सब हर जगह जा सकते हैं जो भी सार्वजनिक जगह हैं। वहीं पर यहां पर भी लिखा हुआ है जो भी सार्वजनिक चीजें उनका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो वेल हो, कुएं, टैंक हो, या फिर नहाने के घाट हो, या फिर रोड हो, या फिर पब्लिक रिसोर्ट हो, कोई भी सार्वजनिक जगह है उनका यूज सब लोग बराबर तरीके से कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमारे संविधान में समानता की बात आर्टिकल 15 में कैसे की गई है वो हमने समझने की कोशिश की। इसके ऊपर क्वेश्चन है, तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। यहां पर चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, एक लास्ट पैराग्राफ हमारा जो बच गया कि एक क्या क्या चैलेंज हमें देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी में। तो हमारा क्या है यहां पर चैलेंज, क्या है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, कि किसी भी देश को हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक है, पूरे तरीके से लोकतंत्र है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज, कि हमेशा ऐसे समुदाय मिलेंगे या ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमेशा लोकतंत्र का जो आइडिया, लोकतंत्र का विचार, उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, उसे और ज्यादा फैलाते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो पहले किसी ने बोला कि अगर कोई देश यहां तक पहुंच जाए तो उसे बोला जाएगा कि वो लोकतांत्रिक देश है। अब कोई एक व्यक्ति आएगा, बोले नहीं, इसमें ये विचार और ऐड कर दो, तो अब यहां पहुंचना पड़ेगा, तब वो लोकतांत्रिक होगा। कोई एक बोलेगा कि बोले नहीं, सबको बराबर रूप से खाना मिलेगा, तब लोकतांत्रिक कहलाएंगे, तो उसने एक और विचार ऐड कर दिया। तो ऐसे ही जो समुदाय हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इस विचार को एक्सपेंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं। पहले सिर्फ यहीं तक का विचार डेमोक्रेसी था, इसमें कुछ बातें और जोड़ दी, यानी इसको और ज्यादा फैला दिया। अब जो यहां तक पहुंचेगा वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक होगा। तो इसीलिए कोई भी देश आज के टाइम पे पूरे तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार जब वो वहां तक पहुंचता है तब तक आइडिया और ज्यादा फैल चुका होता है, यानी और ज्यादा अचीव करो। तो कोई लोकतांत्रिक नहीं है। एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, और वो दबाव डालते रहते हैं ज्यादा से ज्यादा पहचान मिले समानता को ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, कि जो आज के टाइम मौजूद हैं वहां पर हर जगह समान हो और आने वाले नए मामलों में भी सब समान समझे जाएं, ये ऐसा कहते रहते हैं। सेंट्रल टू दिस, और इस चीज के बीच में अगर हम कुछ चीज केंद्रित है वो है संघर्ष, स्ट्रगल, कि संघर्ष है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल, कि सभी को बराबर समझा जाए, सभी लोगों को बराबर समझा जाए, एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड, और उनकी डिग्निटी, उनके गौरव को बनाए रखा जाए। एक डेमोक्रेसी के लिए क्या है सेंट्रल? उनकी इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए सेंट्रल क्या है, केंद्रित क्या है? तो इसमें एक केंद्रित जो हमारी चीज है जिससे इक्वालिटी बनी रह सकती है, डिग्निटी मेंटेन रह सकती है, वो है स्ट्रगल, वो है संघर्ष। इसी संघर्ष के कारण, संघर्ष किस लिए? कि सभी लोगों को बराबर समझा जाए, इस चीज का संघर्ष, और सभी की डिग्निटी बनाए रखी जाए, सभी का गौरव बनाए रखा जाए, इस चीज का संघर्ष। इन दिस बुक, और इस बुक में यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स। इस बुक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो समानता का जो मुद्दा है, ये किस तरीके से प्रभावित करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ्स, हमारे दैनिक जीवन के अलग अलग पहलुओं को ये समानता का मुद्दा किस तरीके से प्रभावित करता है इन डेमोक्रेटिक इंडिया, एक लोकतांत्रिक भारत में। ये हम इस बुक में पढ़ेंगे। एज यू रीड दिस चैप्टर्स, और जैसे जैसे आप इन पार्ट को पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, थिंक अबाउट वेदर इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन
एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। कि आप ये सोचते रहना, जैसे जैसे हम अलग अलग चैप्टर इसमें पढ़ते जाएंगे आप देखते रहना क्या समानता का विचार आज भी बना हुआ है, क्या जो डिग्निटी लोगों की बात लोगों की रखनी है क्या ये अभी भी मेंटेन्ड है, क्या लोगों की गरिमा को हम बचा पा रहे हैं। ये सारी चीजें हर चैप्टर के साथ आपको ध्यान देनी है। आपको दिमाग में रखना है कि लोगों को यहाँ पे इक्वल समझा जा रहा है कि नहीं, और लोगों की डिग्निटी यहाँ पर मेंटेन हो रही है या नहीं। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने लास्ट की कुछ चीजें बहुत जल्दी जल्दी की क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक एक विचार हम समझ चुके हैं और अभी भी कोशिश की है कि समझाने की आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।